हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज मैं फिज़िक्स का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपने पहला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप देखिए, वहाँ से काफ़ी थियरी कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको फिज़िक्स में थियरी नहीं भी आता है तो डजेंट मैटर, मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही थियरी कराता चलूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होते रहेंगे। और वैसे तो आज हम लोग 22 क्वेश्चन करने वाले हैं, बट वी कवर मोर देन 50 क्वेश्चन इन दिस वीडियो। तो आप मेरे साथ रहें और शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देखें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और साथ में क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ गैलीलियो लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज़। ठीक है, गैलीलियो के गिरने के वस्तु के गिरने के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। जब कोई भी वस्तु फ्री फॉलिंग गिरता है उस लॉ को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब मैं फर्स्ट लॉ को एनालिसिस कर देता हूँ कि आखिर फर्स्ट लॉ क्यों कहा जाता है, आपको क्लियर हो जाएगा। न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि एवरीबॉडी मेंटेन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विथ यूनिफॉर्म अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कोई भी वस्तु या तो स्थिर हो या मोशन में हो, अपने इनिशियल स्टेट मतलब पूर्व के अवस्था को बनाए रखना चाहता है जब तक से कि कोई उस पर बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। कोई स्थिर है, इस पर जब तक से आप फोर्स नहीं लगाएगा तो ये अपने स्थान से हिल नहीं सकता है। या कोई मोशन में है यूनिफॉर्म, अगर बाहर से आप कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लगाइएगा तो अपना डायरेक्शन बदल नहीं सकता है। इसी को कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ कहा जाता है। इसी लॉ को कहा जाता है गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इनर्शिया किसको कहते हैं, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द इनर्शिया तो आप कैसे डिफाइन कीजिएगा। देखिए, इनर्शिया मतलब होता है जड़त्व। एनी ऑब्जेक्ट अपोजिट चेंज इन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, उसको इनर्शिया कहते हैं। कोई भी वस्तु मान लीजिए वो इनिशियल स्टेट में है और वो अपने अपोजिशन मतलब अपने स्टेट को बदलने का जो प्रोसेस होता है उसका अपोज करता है, उसको हम लोग कहते हैं जड़त्व या इनर्शिया। ठीक है, और जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो डिफाइन करता है किसको, फोर्स का डेफिनेशन देता है। फोर्स मतलब बल का डेफिनेशन कौन देता है, न्यूटन का पहला रूल। ठीक है, तो हम लोग दूसरा रूल भी देख लेते हैं। न्यूटन का दूसरा रूल क्या कहता है, कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। बल किसको कहते हैं, बस कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या होता है, संवेग के टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस होता है उसी को क्या कहते हैं, हम लोग फोर्स या बल कहते हैं। ठीक है, क्लियर। और जो सेकेंड लॉ जो होता है वही मैग्नीट्यूड देता है फोर्स का। जो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब कितना, 5 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स जो लगता है वो कौन देता है, सेकेंड लॉ। पहला लॉ डिफाइन करता है फोर्स को, दूसरा लॉ उसका मैग्नीट्यूड देता है। ठीक है, और फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये याद रखिएगा। देखिए, फोर्स यानी बल, बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। मास का यूनिट क्या होता है, मास का होता है केजी। ठीक है, मास का होता है केजी। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा फोर्स का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, और जो मोमेंटम होता है पी बराबर क्या होता है, एम वी होता है। आप इतना चीज़ यहाँ से ध्यान रखें। ठीक है, और तीसरा लॉ क्या होता है, तीसरा लॉ होता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी किसी वस्तु पे आप कुछ फोर्स लगाते हैं तो वस्तु भी आपके ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो ये तीसरा लॉ होता है। तो पहला लॉ का आंसर कौन सा हो जाएगा, सॉरी पहला क्वेश्चन का आंसर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है कि गोल्डन व्यू ऑफ सी शेल इज ड्यू टू, जो समुद्र के जीवों का कवच जो होता है ऊपर वाला पार्ट वो सुनहरा रंग का क्यों दिखाई देता है। अब जब भी सी कोस्ट पे जाइएगा तो वहाँ बहुत सारे पड़े रहते हैं, तो उनका जो कलर होता है वो सुनहरा कलर का क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। पहला है डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, पोलराइजेशन और रिफ्लेक्शन। देखिए, चारों चीज़ों को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट आपके लिए। पहला लेते हैं रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, फोर्थ वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किसी भी चिकने सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट करती है तो वापस अपने ही मीडियम में लौट जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। किसी वजह से आप आईना के सामने टॉर्च जलाइएगा तो एक लाइट उधर से भी आएगा तो उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यहाँ रिफ्लेक्शन का लॉ होता है कि ये जो है इंसिडेंट रे है और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये है परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब कि ये तीनों एक ही प्लेन में होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब जहाँ पे ये दोनों इंसिडेंट करते हैं ये
क्या परपेंडिकुलर तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है, पहला चीज़। दूसरा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होता है, ठीक है। जितना ये एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल होगा, उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। यही रिफ्लेक्शन का रूल है, ठीक है। ये क्लियर। अब देखते हैं दूसरा इसमें है डिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए डिफ्रैक्शन पहला एक्सप्लेन करना। डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन क्या होता है, ठीक है। जब भी लाइट किसी छोटे से पार्टिकल पे या किसी छोटे से होल पे पड़ता है, जैसे लाइट यहाँ पे इंसिडेंट किया, ये लाइट काफ़ी आ रहा है इधर से, या इधर किसी होल से लाइट पास कर रहा है, अगर इस लाइट का जो वेवलेंथ होता है, जो लाइट का जो वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य होता है, और इसका जो ऊपर वाला टिप वाला पार्ट जो तरंग दैर्घ्य होता है, दोनों बराबर हो जाता है, तो लाइट थोड़ा सा यहाँ से क्या हो जाता है, अलग डायरेक्शन में फैल जाता है, या होल से अलग डायरेक्शन में थोड़ा उठा हुआ आपको प्रतीत होगा। इसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन। जैसे आप पतले नुकीले से चीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा तो वहाँ पे वो चमकता हुआ दिखाई देगा। वो चमकता इसलिए क्योंकि वहाँ पे लाइट का डिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, इसीलिए वो चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। डिस्पर्शन क्या होता है, देखिए डिस्पर्सन मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, फिर भी कर देता हूँ कि जब प्रिज्म से लाइट होके गुजरती है तो ये अलग अलग 7 कलर्स में टूट जाती है। वाइट लाइट जब भी गुजरता है तो 7 अलग अलग कलर्स में टूट जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग डिस्पर्सन, ठीक है। और लास्ट जो है पोलराइजेशन क्या होता है। देखिए जब भी लाइट क्या है, पहला चीज़ यदि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, ये एक एनर्जी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन भी होता है। अब इसको समझते हैं कैसे ये होता है। लाइट जब चलता है तो मान लीजिए लाइट इधर चलता है तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ऊपर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और जस्ट इसके 90 डिग्री पे होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों ही आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। अगर लाइट ऐसे चल रहा है, प्रोपागेट कर रहा है, और किसी कंपोनेंट को हम नहीं पास करवाना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि इसको हम लोग लिमिट कर देना चाहते हैं, प्रकाश के वाइब्रेशन को किसी खास दिशा में रोकना या सीमित करना ही क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है, ठीक है। और जब लाइट जो दिखता है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ होता है कि विजिबल इफेक्ट ऑफ लाइट किसके कारण होता है, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण। विजिबल इफेक्ट ऑफ लाइट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। अब आते हैं कि ये सुनहरा कलर क्यों दिखाई देता है, ठीक है। चारों डेफिनेशन क्लियर होंगे। ये होता है पोलराइजेशन की वजह से। देखिए पहली बार जब लाइट इंसिडेंट करता है तो वो रिफ्रैक्ट होता है। रिफ्रैक्ट मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो पहले रिफ्रैक्ट होता है तो वहाँ पे स्लाइटली पोलराइजेशन होता है, पूरा नहीं, थोड़ा सा पोलराइजेशन होता है। लेकिन जब इंसिडेंट होने के बाद वापस लाइट यहाँ से निकलती है तो वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से पोलराइज हो जाता है, वो पूरी तरह से उसका ध्रुवीकरण हो जाता है। और ध्रुवीकरण होने की वजह से वो क्या होता है, सुनहरे कलर का दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, एनालिसिस भी और क्वेश्चन भी। तो राइट आंसर हो जाएगा पोलराइजेशन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि वाइल असेंडिंग अ हिल द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल कीप द गियर रेशियो। देखिए जब भी पहाड़ पे गाड़ी कोई ड्राइवर चलाता ले जाता है, चढ़ाता है, तो उसके गियर का रेशियो क्या होता है, ठीक है। गियर का रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गियर का रेशियो नहीं मेंटेन किया जाए तो गाड़ी स्लिप होकर पीछे भी आने लगेगा, ठीक है। तो गियर रेशियो क्या होता है, देखिए जितना इसमें क्या होता है कि जो हम लोग गियर घुमाते हैं तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी होता है, रोटेशन होता है ना। तो एंगुलर, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी जो इनपुट में दिया गया है और जो एंगुलर वेलोसिटी आउटपुट में मिलता है, इन दोनों के रेशियो को ही मेंटेन करना होता है कि एंगुलर वेलोसिटी इनपुट में कितना था और आउटपुट में कितना हो रहा है। अगर पहाड़ पे चढ़ाना है, किसी हिल वगैरह पर चढ़ाना है, तो उसका रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, या तो 1 हो या 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 1 या 1 से ज़्यादा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर इज। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लोग कन्फ्यूजन में इसको 4 डिग्री सेल्सियस लगा देते हैं, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है और वॉल्यूम सबसे कम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। मतलब कि क्या होता है, इसका मतलब कि द टेम्परेचर एट विच वाटर चेंजेस इट्स फेज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। मतलब जब तरल स्टेट से जब वो ठोस में आता है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
अब 0 डिग्री सेल्सियस कई बार पेपर में नहीं आएगा, कई बार दे देता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो किसी स्केल में हो, अगर सेंटीग्रेड स्केल में हो तो 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में हो तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब एक चीज़ और याद रखिए कि ये तो किसका है, फ्रेश वाटर का। अगर आपसे कह दिया जाए कि वाटर में कुछ इम्प्योरिटी मिला दिया गया तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रिशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रेश वाटर है किस पे जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू हो जाता है। ओके, ये फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, रियल गैस कैन एक्ट एज द आइडियल गैस। ये आपको याद करना पड़ेगा कि एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में कब काम करता है। वो होता है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। प्रेशर क्या होना चाहिए, लो, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तो अपने आप आदर्श गैस बन जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन एटमोसफेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है, किसकी वृद्धि के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। देखिए, इसको पूरी प्रोसेस को मैं समझाता हूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक सूर्य है। सूर्य से बहुत ज़्यादा अमाउंट, ट्रिमेंडस अमाउंट में हीट चारों तरफ निकलता है, लेकिन सिर्फ उसका छोटा फ्रैक्शन ही धरती की तरफ आता है। ठीक है, अब जैसे इनकमिंग वहाँ पे एनर्जी आता है धरती की तरफ, तो ऊपरी वायुमंडल के ऊपरी पार्ट में बहुत सारे गैसों का आयन होता है, कुछ जो एनर्जी होता है ऊपर से ही रिफ्लेक्ट बैक होकर चला जाता है। उसके बाद आता है अपना ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है, O3। और यहाँ से जो अल्ट्रा वायलेट रे होता है, यूवी रे होता है, अल्ट्रा वायलेट रे, वो ओजोन लेयर क्या करता है, फिल्टर कर देता है, तो बहुत ज़्यादा हीट धरती पे आने से बच जाता है। इसीलिए यहाँ पे ओजोन लेयर धरती के लिए बहुत ज़रूरी है जीवन बनाए रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो होता है सन का रे क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है, और एटमॉस्फेयर पे बहुत तरह की गैसेज होती है, लाइक नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मेथेन गैस होता है, धूलकण होते हैं, और वहाँ पे पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसको जलवाष्प कहते हैं, हम लोग वेपर कहते हैं। उन सब से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक होके अपना स्काई में चला जाता है। ठीक है, अब छोटा पोर्शन जो होता है धरती को मिलता है, उस छोटे पोर्शन को धरती एब्जॉर्ब करती है, अर्थ एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है, और फिर वापस रेडिएट करता है। लेकिन धरती डायरेक्ट जो हीट गेन करती है उससे उसका एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता। जब वापस रेडिएट करती है हीट को, तो यहाँ जो बहुत सारे धूलकण और ये सारे गैसेस जो रहते हैं वो बड़े वेवलेंथ वाले, जैसे रेड कलर का जो वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो रिफ्लेक्ट बैक होके यहीं ट्रैप हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और जिसके चलते हमारी धरती क्या रहती है, जो अर्थ होती है वो हॉट रहती है, गर्म रहती है। ठीक है, इसी इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर। अब देखिए, अब जानना पड़ेगा कि इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहला बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कंट्रीब्यूशन है। कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए CO2 फार्मूला होता है, इसका लगभग 72% हिस्सा है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद आता है मेथन का, CH4 मेथन का फार्मूला होता है, लगभग 18% इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, इसका लगभग 9% कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का। उसके बाद बहुत सारे धूलकण हैं, उसके बाद जलवाष्प जो बाकी का परसेंट रहता है उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो राइट आंसर अब बताने की जरूरत ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ थिन ऑयल फिल्म ऑन द वाटर सरफेस अपीयर्स कलर्ड बिकॉज ऑफ। देखिए, पानी के ऊपर में पतला तेल का जो फिल्म होता है वो रंगीन दिखाई देता है, क्या वजह है। अगर मान लीजिए बरसात हो रहा है, आप कभी रोड पे चलते हैं और कहीं गैराज वगैरह मिल जाए, तो उसके आगे जब देखिएगा कि पानी बहुत ही कलरफुल दिखाई देता है। क्यों ऐसा दिखाई देता है, इसकी क्या वजह है। इन चारों में से एक वजह है, या तो रिफ्लेक्शन, अभी मैंने रिफ्लेक्शन आपको एक्सप्लेन किया था पहला क्वेश्चन में, या इंटरफेरेंस होगा, या डिफ्रैक्शन होगा, या पोलराइजेशन होगा। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं एक फिर से। देखिए, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ इसका। ये देखिए, जब पानी के ऊपर ऑयल गिर जाता है और आप ऊपर से देखते हैं तो ऊपर वाले डायग्राम की तरह ऐसा कलरफुल दिखाई देता है। ठीक है, कलरफुल दिखाई देता है। तो आप ये सारे जानते हैं, पोलराइजेशन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन। एक इंटरफेरेंस आप नहीं जानते, तो मैं आपको पहले इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चीज़ होता है। ठीक है, यहाँ देखिए डायग्राम में, यहाँ पे नीचे क्या होता है, वाटर होता है, उसके ऊपर ऑयल का पतली परत फैल जाता है,
और पतली परत क्यों फैल जाता है आसानी से? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से। ऑयल का सरफेस टेंशन वाटर से कम होता है, इसलिए वो उसके ऊपर स्मूथली फैल जाता है। और ये इंसिडेंट रे है। जब भी इंसिडेंट रे इंसिडेंट करती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, फिर वो निचले सरफेस जो वाटर वाला सरफेस है यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होती है। दोनों वेव जब रिफ्लेक्ट होते हैं, और दो चीज़ ध्यान रखिए, एक होता है फ्रीक्वेंसी। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो और दोनों का फेज मतलब दोनों का एक कोण पे प्रोपागेट हो रही है, एक कोण से आगे बढ़ रही है, एंगल जो है एक एंगल से वो आगे जा रही है, और उनका फ्रीक्वेंसी जो है वो भी बराबर है, तो ऐसे वेव को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब वो दोनों वेव क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है इंटरफेरेंस। और डिटेल में आपको थोड़ा बताता हूँ मैं इंटरफेरेंस के बारे में। देखिए क्या होता है, एक वेव है, ठीक है, ये दोनों एक जैसे वेव है, यहाँ पे दोनों का एंगल बराबर है चलने का, और उनका फ्रीक्वेंसी भी बराबर है। तो जब दो वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करती है, तो पहले जो दो वेव था उनका मान लीजिए इंटेंसिटी पहले का I1 था, दूसरे का I2 था। जो नया वेव बनता है दोनों को मिलने के बाद या सुपर इम्पोज के बाद, तो एक नया इंटेंसिटी बनता है। जो नया इंटेंसिटी होता है इन दोनों के इंटेंसिटी से ज़्यादा होता है, ये नया इंटेंसिटी बना हुआ होता है। तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। और इसी के चलते जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है, इसी के चलते क्या होता है, ये बहुत सारे कलरफुल हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो जब भी थिन फिल्म होता है वाटर का, वो कलरफुल क्यों होता है, वो होता है इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, वो अपवर्तन की वजह से होता है। करेक्ट, ठीक है, तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्योरिटी ऑफ मेटल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, देखिए किसी धातु की शुद्धता कैसे आप निर्धारित कीजिएगा, ये आपको जानना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट देखिए पास्कल लॉ तो ब्रेक वगैरह में जो ब्रेक लगाते हैं गाड़ियों में उसके लिए यूज होता है। यहाँ पे राइट आंसर है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के चलते हम किसी भी मेटल का शुद्धता जांच सकते हैं। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हेल्प इन फाइंडिंग द डेंसिटी ऑफ द मेटल सैंपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम किसी भी मेटल का डेंसिटी को जान सकते हैं और उससे हमें शुद्धता का पता लग जाता है। ठीक है, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट। देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, एक साइंटिस्ट कह लीजिए, फिजिसिस्ट थे, उनका नाम है। इन्होंने कहा कि देखिए कि अगर वाटर, मान लीजिए ये वाटर है, वाटर के अंदर किसी चीज़ को आप डुबाते हैं, ठीक है, पार्शियल या फुल्ली इसके अंदर इमर्ज करते हैं, तो इसके वेट में पार्शियली क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। अगर इंग्लिश में मैं बोलूँ तो व्हेन अ बॉडी इज इमर्स पार्शियली और ए होली इन अ लिक्विड, देयर इज ए अपरेंट लॉस इन इट्स वेट ऑफ बॉडी विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मान लीजिए कि ये इसमें लिक्विड इतना भरा है और इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे डुबा रहे हैं, तो इसके वेट में यहाँ पे पार्शियली कमी हो जाएगा। और क्यों कमी होगा, क्योंकि इस पार्शियली कमी होगा क्योंकि देखिए जैसे हम अंदर डालते हैं तो इसके द्वारा अपने जितना वेट में कमी होगा उतना ही लिक्विड क्या करेगा, ये बाहर की ओर निकाल देगा। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स पार्शियली और होली इन अ लिक्विड, देयर इज एन अपरेंट लॉस इन इट्स वेट ऑफ अ बॉडी विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है, तो इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पानी के अंदर आप मान लीजिए कि कोई कुआं है, कुएं के अंदर से पानी आप निकाल रहे हैं, तो पहले बाल्टी में आप पानी के अंदर बाल्टी रहेगा तो उसमें बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर खींचने के लिए, और जैसे वो एयर में आएगा तो आपको ज़्यादा फोर्स से आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर की तरफ उसको खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही सिद्धांत है। और इसमें एक बायोंड फोर्स भी लगता है। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर आप वो कर रहे हैं, डुबा रहे हैं, तो नीचे से पानी द्वारा, वाटर द्वारा ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं बायोंड फोर्स। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिए। मतलब वाटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को आप डुबाते हैं तो उसके वेट में पार्शियली कमी आ जाता है, उसको बोलते हैं कमी आता है। और वो कमी किसके बराबर होता है, वेट के बराबर, जो जितना वो बॉडी पानी डिस्प्लेस करता है
उसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और जो ऊपर की ओर फोर्स लगता है उसको बोलते हैं बायोंट फोर्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्योंकि इसे डेंसिटी का पता लग जाता है और डेंसिटी से हम किसी भी मेटल की शुद्धता का पता लगा सकते हैं। राइट, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। द मोशन ऑफ द व्हीकल व्हील्स ऑफ अ बुलक कार्ट while मूविंग ऑन द रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका एग्जाम्पल है? अब देखिए, बैलगाड़ी का पहिया होता है, सड़क पर तो चलता है, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए सारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जब भी कोई दोलन करता है अपने पोजीशन से, ठीक है, उसको ऑसिलेटरी बोलते हैं। रोटेटरी, जब अपने एक पॉइंट पे वो चारों तरफ रोटेट करता है उसको रोटेटरी बोलते हैं। और ट्रांसलेटरी पोजीशन क्या होता है? जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट कौन सा होगा। बैलगाड़ी है, देखिए ये पहिया तो घूमता ही घूमता है, साथ में ये डिस्टेंस भी कवर करता है, तो रोटेशन तो एक तो होगा ही होगा। ठीक है, और एक क्या होगा? स्थानांतरित भी होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित भी होता है, तो क्या हो जाएगा? एक रोटेटरी, दो रोटेटरी भी हो जाएगा। देखिए हिंदी में थोड़ा सा गलत हो गया, दोलन नहीं होगा यहाँ पे, घूर्णन होगा। तो यहाँ पे ट्रांसलेटरी और रोटेटरी, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा? 3rd इज द राइट आंसर। ओके, आप ध्यान रखिएगा इसका, इस चीज़ का, कि जब बैलगाड़ी का पहिया जो चलता है उसमें एक तो रोटेशन, अपने एक्सिस पर रोटेशन भी करता है, साथ में डिस्टेंस भी कवर करता है, तो इसको ट्रांसलेटरी और रोटेटरी यानी कि स्थानांतरी और घूर्णन दोनों काम करता है। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन। द लोकोमोशन ऑफ इंसेक्ट्स टू द सोर्स ऑफ लाइट इज, क्या कहते हैं उस प्रकाश के सोर्स के लिए कीड़ों की हरकत को क्या कहा जाता है? अब देखिए मैं एक प्लांट का आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे सन है, सन की लाइट ऐसे आ रहा है, आपने यहाँ पे कोई प्लांट यहाँ पे ऐसे लगा दिया। अब देखिएगा कि प्लांट का जो झुकाव होगा वो प्लांट सूर्य की दिशा की तरफ अपने आप बेंड हो जाता है। जैसे सूर्यमुखी का पौधा, उसका फ्लावर सन के तरफ झुक जाता है। इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, अब कुछ कीड़े भी ऐसे होते हैं, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे होते हैं जो सन के लाइट के प्रति ऐसी हरकतें करते हैं, तो उसको हम किसके अंदर में रखते हैं? फोटोट्रॉपिक में रखते हैं। इस फोटोट्रोपिज्म इस पूरा प्रोसेस में होता है और फोटोट्रॉपिक इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिए, प्लांट के लिए भी यही आंसर होगा और कीड़ों के लिए भी सेम आंसर होगा। ठीक है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? ठीक है, देखिए अब इतना क्लियर, ये सारे लॉज मैं बता चुका हूँ, तो देखिए आपको सीधे बता सकते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे काम करता है। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। अब ये कैसे होता है? देखिए जैसे एक बलून लीजिए, आप उसको गैस भर दीजिए उसके अंदर या हवा भर दीजिए, और जैसे उसका मुंह आप एकदम से छोड़ते हैं हाथ से, तो नीचे तेज़ी से एयर निकलता है और बलून कहाँ भागता है? ऊपर की ओर। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे रॉकेट काम करता है, क्योंकि रॉकेट के अंदर बहुत सारा ईंधन फ्यूल भरा रहता है और वो बहुत ही वायलेंटली, बहुत तेज़ी से जलता है, जिसके कारण नीचे की ओर अपथ्रस्ट लगता है, डाउन अपथ्रस्ट। ठीक है, नीचे की ओर फोर्स लगता है, और जैसे नीचे की ओर लगता है तो उसका जो इंजन के तरफ में ऊपर की ओर वो फोर्स लगाता है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, तो अपथ्रस्ट भी लगता है, जिसके चलते रॉकेट ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, 12th क्वेश्चन क्या है? मैग्नेटिक कीपर्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द मैग्नेट फ्रॉम। देखिए जो मैग्नेटिक कीपर होते हैं वो मैग्नेट को रखने के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों ऐसा होता है? अब देखिए एक मैग्नेट का मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये मान लीजिए मैग्नेट है, मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, 2 पोल होते हैं, और दोनों पोल की पोजीशन क्या होता है? दोनों उसके एकदम एंड वाले सिरे के पास से थोड़ा सा अंदर होता है। ठीक है, एंड सिरे के थोड़ा सा अंदर होता है। ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है कि पोल कहाँ होते हैं, तो मैग्नेट के आखिरी सिरे से थोड़ा सा अंदर की ओर दोनों पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब इसको ओपन में आप छोड़ दीजिए लंबे टाइम के लिए, तो इसके धीरे धीरे क्या होता है? मैग्नेट मतलब क्या होता है? चुंबक, चुंबक का चुंबकीय प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है? इन पोल्स को कवर करके रखा जाता है, जिसको मैग्नेटिक कीपर्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये अपने आप लॉस होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? किससे से बचाने के लिए किया जाता है? तो सेल्फ डी मैग्नेटाइजेशन,
मतलब खुद को बीच चुंबकीकरण से बचाने के लिए, खुद को बीच चुंबकीकरण मतलब खुद की प्रॉपर्टी लॉस ना हो, इसके लिए मैग्नेटिक कीपर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, करेक्ट। 13 नंबर देखते हैं। फ्लाईव्हील इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टीम इंजन। सबसे पहले फ्लाईव्हील होता है जो भाप इंजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो पहले भाप इंजन का जो बात आया हुआ तो सबसे पहले जो स्टीम इंजन किसने बनाया था? राइट आंसर क्या है? जेम्स, किसने? जेम्स जी, किसने बनाया था फ्लाईव्हील? हिंट दे दिया, जेम्स वॉट ने बनाया था, स्टीम इंजन का खोज किया था। और फ्लाईव्हील का भी कंस्ट्रक्शन में उसी जेम्स वॉट का ही हाथ था। ठीक है, अब देखते हैं फ्लाईव्हील क्या करता है। 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। इंजन की गति को तेज करता है, गति को समान रखने में इंजन की मदद करता है, जड़ता का क्षण घटाता है, या इंजन को ताकत देता है। फ्लाईव्हील क्या करता है अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, देखिए एक डायग्राम। ठीक है, देखिए जब भी आप किसी फैक्ट्री वगैरह में, ये डायग्राम जो है ट्रेन, जो पहले वाले जो ट्रेन स्टीम से चलते थे उसके इंजन का है। ठीक है, मैं आपको फटाफट समझाता हूँ। ऊपर वाले पाइप से क्या होता था, यहाँ पे स्टीम, हॉट स्टीम आता था। पानी बहुत गर्म होता है तो हॉट स्टीम आता है, और उसको एक सिलेंडर यहाँ पे है, इस सिलेंडर में उसको डाला जाता है। और जैसे ही यहाँ पे हॉट स्टीम बहुत बढ़ेगा तो ये जो पिस्टन होता था, पिस्टन देखिए, पिस्टन को ये आगे करेगा, और जैसे पिस्टन को आगे होगा तो ये लंबी वाली रॉड भी क्या होगी, ये आगे बढ़ेगी। तो जैसे आगे बढ़ेगा तो क्रैंक शाफ्ट जो होता है, इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट, उसको क्या करेगा, ऐसे घुमाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, स्टीम को रिलीज कर दिया जाता है, तो ये पीछे की ओर तेजी से जाएगा, तो फिर ये रॉड भी क्या होगा, पीछे की ओर आएगा। इस तरह से वो सर्कुलर मोशन करने लगता है। ठीक है, लेकिन ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता क्योंकि इसमें थोड़ा सा जर्क भी होगा। ठीक है, अब इस जर्क को कम करने के लिए एक बड़ा सा व्हील लगा दिया जाता है, बड़ा सा, जो हेवी भी होता है और साइज में काफ़ी बड़ा भी होता है। अब इसको लगाने से क्या प्रॉफिट होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो होता है, ये बड़ा होने की वजह से रोटेशन एनर्जी को स्टोर रखता है। जैसे सीलिंग फैन को जर्क से बचाने के लिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं, कैपेसिटर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर रखता है, वैसे ही ये बड़ा फ्लाई व्हील जो होता है वो आपको रोटेशन एनर्जी को, पहला होता है रोटेशन एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मेंटेन रखता है। ठीक है, और तीसरा काम करता है कि यूनिफॉर्म स्पीड देता है, मतलब एक बराबर स्पीड को बनाए रखता है। तो जब ट्रेन जब चलना शुरू करता है तो उनके पहियों का एकदम समान स्पीड रहता है, आगे पीछे नहीं होता, आगे मतलब एकदम ब्रेक, मतलब बिना ब्रेक मारे ही आप गिर रहे हैं, जर्क मार रहा है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये फ्लाईव्हील का काम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेल्प्स द इंजन इन कीपिंग द स्पीड यूनिफॉर्म। ठीक है, वो इंजन के स्पीड को यूनिफॉर्म रखने में हेल्प करता है, इसका काम है फ्लाईव्हील का। करेक्ट। 14 देखते हैं। टेस्ला किसका यूनिट होता है? टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डैश, यहाँ डैशेस है, किसका यूनिट होता है? टेस्ला किसकी इकाई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय फील्ड का। और मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है वो होता है टेस्ला। आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। द डैमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू रेडिएशन एक्सरे वायरे इज इन, देखिए जो विकिरण होता है हमारा एक्सरे वायरे, तो मानव शरीर को क्षति पहुंचाता है। तो इसको किस में हम लोग मेजर करते हैं? रेम्स में या रोंटेजियन में, क्यूरी में या रेट्स में? तो आपको ये बताना पड़ेगा कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए ये तो आपको याद भी करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो मतलब ये एक रेशियो होता है, एक रेशियो ये होता है कि हमारे बॉडी के कितने ग्राम सेल पे कितना रेडिएशन पड़ रहा है। तो अमाउंट ऑफ डोज ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाई पर ग्राम ऑफ बॉडी टिश्यूज़, तो बॉडी के टिश्यू पे कितना ये रेडिएशन एक्सरे वायरे पड़ रहे हैं, तो जो डैमेज होता है उसको मेजर किया जाता है। ये यूनिट है एक्चुअली, REMS, रेम्स होता है। ठीक है, इसमें मेजर किया जाता है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। 16 नंबर क्या होता है? सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आर द सेम एट, आपको ये फाइंड आउट करना है कि सेंटीग्रेड का जो डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट, ये किस टेम्परेचर पे सेम होता है। तो राइट आंसर है 40 डिग्री। देखिए आपको एक रिलेशन याद कर लीजिए, कभी भी आए कन्वर्जन भी आए कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कीजिए, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कीजिए, आप सब कर सकते हैं। देखिए तो ये सेंटीग्रेड बराबर सेंटीग्रेड अपन 100 इक्वल टू
फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाई 180 बराबर, केल्विन स्केल में भी लिखेंगे तो K माइनस 273, K माइनस 273 डिवाइड अपॉन 100, ठीक है, ये 273। तो C बाई 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस कितना 32 और ये डिवाइड बाई 180 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100। ये आपका एक रिलेशनशिप है। मान लीजिए कि आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ टेम्परेचर, मान लीजिए दिया 250 फ़ारेनहाइट को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें, यहाँ वैल्यू रख दीजिए 250, कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है, तो मैं दोनों ले लेता हूँ, C बाई 100 और F माइनस 32 अपॉन 180। अब किस पे इक्वल होगा, कौन ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे दोनों इक्वल होगा, इक्वल का मतलब क्या होता है, जहाँ C और F दोनों बराबर हो जाए, यही ना। तो C, मान लीजिए F को मैंने अभी C लिख दिया दोनों बराबर करने के लिए, एक जीरो से कटा दीजिए, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, 9, ठीक है, 9 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो C की वैल्यू कितना आ जाएगा, इक्वल करने के बाद C की वैल्यू आ जाएगा माइनस 40 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 40। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए इसको। 17 नंबर क्या होता है, ओम्स लॉ इज वैलिड इन द केस ऑफ, ओम्स लॉ किस केस में वैलिड होता है, तो ओम्स लॉ किसके लिए होता है, सिर्फ कंडक्टर्स में वैलिड होता है। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, फटाफट से, मान लीजिए किसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा हो और इससे क्या होता है, करंट फ्लो होता है, करंट जो धारा प्रवाहित होता है, तो जो धारा प्रवाहित होता है, जिधर से धारा एंट्री करता है उधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है, जिधर धारा निकलता है तो उधर नेगेटिव चार्ज, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वोल्टेज, वोल्ट बोलते हैं, ठीक है, वोल्ट बोला जाता है। तो देखिए इन तीनों में एक रिलेशनशिप होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी वोल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसी को बोला जाता है ओम्स लॉ, या V इक्वल टू हम लिख सकते हैं IR, जहाँ पे I क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, I रेजिस्टेंस है और V इक्वल टू IR, इसी को ओम्स लॉ, जैसे V वोल्ट का यूनिट क्या होता है, V होता है, ठीक है, करंट का यूनिट क्या होता है, SI एम्पियर होता है, और रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए एक और चीज़ आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि जो ओम्स लॉ होता है, V और I का आपने ग्राफ बनाया तो ये लीनियर ग्राफ होना चाहिए, दोनों के बीच में लीनियर ग्राफ होता है ओम्स लॉ के लिए। तो आंसर क्या है, कंडक्टर है। एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो रेजिस्टेंस की बात किया हूँ, रेजिस्टेंस बराबर रो L बाई A होता है, मतलब किसी भी रेजिस्टेंस जो होता है, किसी भी मेटल का जो चालक है उसका रेजिस्टेंस जो होता है किस पे डिपेंड करता है, उसके लंबाई पे और उसके एरिया पे। मान लीजिए कोई तार है इतना बड़ा, ठीक है, ये एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो आगे वाला एरिया है, और ये लंबाई है। मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है, एवरी टाइम हमने फिक्स कर दिया, ना एरिया हमको बढ़ाना है ना घटाना है। अब वायर को आपने दुगुना कर दिया, लेंथ दुगुना कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। अगर आपने एरिया को कह रहे हैं वायर का लेंथ को हम नहीं बढ़ाएंगे, एरिया को आधा कर देंगे, तो यहाँ आधा कीजिएगा तो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तब भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। अगर एरिया को नहीं चेंज करते हैं, लेंथ को दुगुना करते हैं, तभी रेजिस्टेंस दुगुना हो जाएगा। लेंथ को आप चेंज नहीं करते हैं और एरिया को आधा कर देते हैं, तभी रेजिस्टेंस दुगुना हो जाएगा। तो इस रेशियो को आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। जैसे एक स्ट्रिंग है जो कांपता, जो वाइब्रेशन हो रहा है स्ट्रिंग में, किसी में धागे में, ऐसे आप पकड़ के छोड़ दीजिए तो ऊपर नीचे करने लगेगा। इसे किससे मेजर करते हैं, देखिए मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है, एटमॉस्फेयर से कितना दबाव आता है उससे मेजर किया जाता है। हाइड्रोमीटर, आपको हाइड्रोमीटर से क्या, रिलेटिव डेंसिटी, हाइड्रोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, रिलेटिव डेंसिटी। हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता मेजर की जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो लास्ट कौन सा बच गया, सोनोमीटर। सोनोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, किसी स्ट्रिंग के वाइब्रेशन को हम मेजर कर सकते हैं, क्लियर। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉल ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड्स ओवर द वाटर। देखिए ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि वाटर, तेल की छोटी बूंद भी पानी पे क्यों फैल जाता है, क्योंकि सरफेस टेंशन बहुत ही कम होता है, ठीक है। वाटर हैज़ अ हाई
सरफेस टेंशन, बिल्कुल वाटर का ज़्यादा होगा और ऑयल का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। ठीक है, वाटर का ज़्यादा होता है और ऑयल का कम होता है, इसलिए बड़े आसानी से फैल जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 में क्या है कि ट्रांजिशन आयन एब्जॉर्ब लाइट। देखिए, एब्जॉर्ब लाइट, ट्रांजिशन आयन प्रकाश को अवशोषित करता है। तो आपको बताना है कौन सा किस रेंज में होता है, इंफ्रा रेड रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन, माइक्रोवेव या विजिबल में, किस में करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल आप जानते हैं उनमें SPDF होता है ना, SPDF ब्लॉक्स होते हैं जो अफबाउ प्रिंसिपल बोलते हैं, अफबाउ याद रखिएगा। अबव प्रिंसिपल जो SPDF, ये सब सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल में जो 3D जो लास्ट वाला ग्रुप होता है 3D, वो क्या होता है, बहुत फील नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रॉन आप बाहर से आ भी सकते हैं और वहाँ से आप निकल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो लाइट को क्या करते हैं वहाँ पे अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब चेंज इन द एनर्जी ऑफ दिज इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ द विजिबल लाइट। तो एनर्जी चेंजेज होता है, बार बार वो निकलते रहते हैं, आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि उनकी फिक्स वैलेंसी नहीं होती है। तो इस तरह से उनका रेंज किस में होता है, सारा काम विजिबल रेंज में होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा 20 का। ठीक है, 21 क्या होता है, इफ़ बोथ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज टू ट्वाइस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड द काइनेटिक एनर्जी विल बी। अगर किसी पिंड का द्रव्यमान और वेग दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें दो क्वेश्चन एक आया हुआ था 2012 में, तो मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², मास और वेलोसिटी का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब बात आता है कि दोनों को आप दुगुना कर रहे हैं, मास को भी दुगुना कर दीजिए और वेलोसिटी को। तो मैं नया काइनेटिक एनर्जी लिख लिया k डैश, तो क्या हो जाएगा, मास दुगुना हो गया तो 2m लिखेंगे और वेलोसिटी दुगुना हो गया, लेकिन स्क्वायर भी करना है तो क्या होगा 4b², करेक्ट 4b² हो जाएगा ना। तो 4 2 जा 8 को हमने बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से और अंदर क्या बच गया 1/2 mv²। ठीक है, 8 बाहर, 4 2 जा 8 बाहर आ गया और ये 1/2 mv² किसके बराबर है, जो पुराना वाला काइनेटिक एनर्जी था, 8 इंटू पुराना वाला काइनेटिक एनर्जी। तो नया काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो गया, पहले वाले का 8 गुना हो गया। राइट आंसर क्या मिल गया, 8 टाइम्स। ठीक है, तो एक तो ये एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है, तो आप m से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर एक स्क्वायर हो जाएगा, m² v² अपॉन m²। अब देखिए p बराबर क्या होता है, मोमेंटम बराबर क्या होता है, एम भी। अभी पहला क्वेश्चन मैंने बताया था p बराबर एम भी होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर p² अपॉन एम। अब यहाँ पे जो 2012 में क्वेश्चन आया था कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, काइनेटिक एनर्जी इस मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। सौर को बिजली में बदलने के उपकरण को क्या कहा जाता है। मतलब सनलाइट आ रहा है ऊपर से और एक ऐसा डिवाइस यहाँ लगा दीजिए कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा होगा, फोटोवोल्टेइक सेल होता है। आप सोलर प्लेट देखते होंगे, सोलर प्लेट में बहुत सारे फोटोवोल्टेइक सेल लगा रहता है और इसी के नीचे SiO2 सिलिकॉन का एक लेयर लगा रहता है। याद रखिएगा, जो अपना जो सेल होता है, सोलर प्लेट होता है, उसमें किसका लेयर होता है, सिलिकॉन का लेयर होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड का। और यही सिलिकॉन ऑक्साइड चार्ज हो जाता है और चार्ज होने के बाद इससे करंट हमें मिलने लगता है। तो होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आज के ये फिजिक्स का सेशन, बहुत सारी थियरी, बहुत सारे क्वेश्चन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आगे जब आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।